नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात? मजेत ना? मजेतच राहायला हवं. बेटा मी सुशांत, तुमचा फिजिक्स टीचर स्वागत करतो या अमेझिंग एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्मवर ज्याचं नाव आहे फिजिक्सवाला. ओके, कशा आहात मंडळी? सांगा मला. सगळेजण खूप छान असा है ना, मस्त राहा, चुस्त राहा, तंदुरुस्त राहा आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट टेन्शन घेऊ नका. इझी है ना, काय म्हणतो, जेवढं कम्फर्टेबली अभ्यास होऊ शकते तेवढं करा, है ना. स्ट्रेस लेने का नहीं, हाँ, और देने का भी नहीं. ठीक है बेटा, ट्राई करना कि खुद का ही कम हो जाए, और अगर धीरे धीरे आप पढ़ लेते हो तो कम हो ही जाएगा, है ना. लेकिन साथ में हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज वेल्थ, है ना. अगर कोई आपसे मांगे कि चलो मैं आपको 1 करोड़ देता हूं, आप मुझे अपना एक हाथ तोड़ के दे दो, क्या आप दे सकोगे? नहीं. तो आप समझ सकते हो बेटा आप कितने धनवान हो. आपको करोड़ों रुपए भी कोई देगा तो आप अपने हाथ पैर आंख निकाल के दे सकते हो? नहीं ना. आप समझो, हेल्थ इज वेल्थ, है ना. तो हेल्थ अच्छी रखो, दिमाग तंदुरुस्त रखो, सारी चीजें आपकी डेफिनेटली हो जाएगी क्लियर. ओके, चलो बेटा, एकलव्य 2.0 इस सीरीज में मैं लेके आया हूं आज का आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी. काफी बच्चे बोल भी रहते हैं कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी लाओ लाओ लाओ, और स्टूडेंट की डिमांड पे पीडब्ल्यू ने आपके लिए लाया है करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अब बेसिकली ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है. इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा क्योंकि करंट से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहां पे देखना ही है, करना ही है. क्योंकि करंट ये जो चीज है बेटा, ये सामने आपको बहुत काम में है. जैसे फॉर एग्जांपल आप जो मैग्नेटिज्म पढ़ोगे वहां पे भी करंट आएगा सामने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट वहां पे भी है, ईएमआई एसी यहां पे भी आप करंट से डील करोगे, बराबर है. तो इसलिए आपको ये चैप्टर अच्छे से करना जरूरी है. हालांकि चैप्टर बड़ा ही इजी है ना, इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, हो जाएगा. ठीक है, चलो तो देखते बेटा क्या है इस चैप्टर में. इस चैप्टर में है इंट्रोडक्शन. क्या सर नया बात बता दिए. ठीक है, बाद में किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, व्हिटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एज एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर. ऐसे हमारे यहाँ पे टॉपिक्स है जो हमको यहाँ पे कवर करने हैं. बराबर है, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना. अब बेसिकली इन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर ये जो हमारा चैप्टर है वो डेवलप करेगा, और डेफिनेटली यू विल फील वेरी कंफर्टेबल आफ्टर 2 और 3 स्लाइड्स, है ना. बहुत इजी चैप्टर में मैं करवा दूंगा, नहीं होगा तो भी डोंट वरी. सबसे पहले देखेंगे बेटा इंट्रोडक्शन. देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, जब भी आप मान लो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सॉल्व करते हो, है ना, यानी अगर आपको कभी पूछा कि यार एक पर्टिकुलर ब्रांच से या फिर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है, तो आप वहाँ पे या तो ओम्स लॉ लगाओगे, या तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, या फिर रेजिस्टेंस इन पैरेलल लगाओगे, और आप बता दोगे कि सर यहाँ से इतना करंट जा रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कुछ इस तरीके से एक सर्किट डिजाइन करी, है ना. ये ऐसे मैंने 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे डिजाइन करे, और 2 रेजिस्टेंस को यू नो एक बैटरी के अक्रॉस लगा दिया, और आपको मैंने पूछा कि मान लो ये 5 ओम रेजिस्टेंस है और ये 15 ओम रेजिस्टेंस है, बराबर है. और आपको मैंने पूछा कि अगर मान लो ये जो पोटेंशियल है ये 20 वोल्ट का है ना, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, यहां से जाने वाला करंट कैसा है, कितना है. ये सारी चीजें आप बड़ी प्यार से निकाल लेते हो. कैसे निकालते हो? क्योंकि ये सीरीज में लगा है, तो सीरीज आप लगा दोगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20. अब जो भी करंट है वो कितना होगा? I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो 20/20 यानी करंट हो गया 1 एम्पियर. 1 एम्पियर अगर इसके थ्रू गया तो इसके अक्रॉस कितना डेवलप होगा वोल्टेज? 5 वोल्ट. और इसके अक्रॉस कितना होगा? 15 वोल्ट, ताकि टोटल कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट. ये क्या किया मैंने, आपको समझा क्या? हाँ, इजी है बेटा, कुछ नहीं है. देखो ऐसे वक्त आपको अगर पूछते हैं कि अगर ऐसा सर्किट है ना, तो अगर मान लो मुझे यहां से करंट कितना जा रहा है ये पूछा है, या फिर 5 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, 15 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, ये अगर आपको पूछा तो आप कैसा आंसर दोगे? सिंपली 20 वोल्ट दिया है टोटल वोल्ट, और 5 और 15 20 ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस. ये ऐड क्यों किया? क्योंकि सीरीज में लगा है. पैरेलल में लगाते तो रेसिप्रोकल का एडिशन होता, अगर आपको याद आ रहा है, बराबर. तो बस टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, आपको क्या मिलता है? टोटल करंट. करंट यहां से जाएगा, इधर से भी सेम जाएगा, इधर से भी सेम जाएगा, तो V इज इक्वल टू होता है IR, है ना. तो इसके अक्रॉस 5 × 1 5 वोल्ट,
इसके अक्रॉस 15 × 1 दैट इज 15 वोल्ट ऐसा आपको मिलता है। लेकिन अगर मान लो मैं कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने कुछ ऐसा सर्किट बना दिया, ये ऐसे चला, फिर ये इधर रेजिस्टेंस लगा, ठीक है, फिर ये इधर रेजिस्टेंस लगा है, फिर ये बीच में भी रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, फिर ये मान लो कुछ ऐसा रेजिस्टेंस लगा है ना, और ये यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस लगा है, और मान लो मैंने यहाँ पे कहीं तो भी एक बैटरी लगा दी है, और मैं आपको बोला कि यार मुझे बताओ यहाँ से करंट कितना जाएगा, तो नाउ दी सर्किट इज बिट डिफिकल्ट, है ना। तो ऐसे केस में हम रेजिस्टेंस इन सीरीज, पैरेलल या फिर सिर्फ ओम्स लॉ से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ अलग लॉ लगते हैं, जैसे किरचॉफ्स लॉ लगते हैं, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में वही दिया गया बेटा, देखो, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कंसेप्ट, हेंस वी यूज डिफरेंट लॉज फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सर्किट। मैं आपको एक चीज बस यहां पे सॉल्व करके देना चाहूंगा, कौन सी? सपोज करो, अभी का ही लेता हूं मैं, हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, है ना, जब भी क्या होगा, रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, तो करंट जो है वो दोनों रेजिस्टेंस से सेम बहेगा। ये बात ध्यान में रखना। अब ये सपोज करो यहां से रेजिस्टेंस है R1, यहां से रेजिस्टेंस है R2, और ये है आपका V, और ये है आपका I, बराबर। तो ये I जो करंट है, इससे भी वही बहेगा और इससे भी वही बहेगा। सीरीज में क्या डिवाइड होता है? वोल्टेज डिवाइड होता है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज रहेगा V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज रहेगा V2। फॉर्मूला क्या आएगा? V1, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक मिनट। फॉर्मूला क्या रहेगा? V1 इज इक्वल टू IR1, और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज रहेगा? V2 इक्वल टू IR2। ये आप ध्यान में रखना, है ना, क्या कि पोटेंशियल इज डिवाइडेड इन द सीरीज सर्किट। और अगर मान लो मैं पैरेलल की बात करूं, है ना, यानी मैं दो रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में लगा दिया कुछ इस तरीके से, है ना। सपोज करो ये R1 है और सपोज करो ये R2 है, बराबर है, और इसके अक्रॉस मैंने लगा दिया बैटरी, बराबर है। तो करंट जो है बेटा वो यहां पे डिवाइड होता है, यानी इधर से जाएगा I1, R1 से जाएगा I1, और R2 से जाएगा I2। व्हाट अबाउट पोटेंशियल सर? पोटेंशियल दोनों में कैसा रहेगा? सेम। तो सीरीज में, सीरीज सर्किट अगर होती है तो वहां पे करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होगा? बाय फॉर्मूला IR1, एंड कैसे? IR2। और यहां पे जो है पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट जो है वो डिवाइड होगा। I1 करंट जाएगा R1 से और I2 करंट जाएगा R2 से। और ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जो रेजिस्टेंस बड़ा होता है वहां से करंट कम जाएगा, और जो रेजिस्टेंस छोटा होता है वहां से करंट ज्यादा जाएगा। सिंपल सी बात है भैया, किसी को भी आप अपोजिशन करो वो वहां से नहीं जाना चाहेगा, है ना। अगर आपके पास एक कम अपोजिशन वाला रास्ता है तो आप वहां से जाओगे, सिंपली ऐसी चीज बस ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये दिमाग में डाल दो, सी नो वन इज गोइंग टू आस्क दिस इन द बोर्ड एग्जाम, लेकिन छुड़ाने के लिए कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पे। समझ में आ रहा है? अब ये क्या चीज है? ये चीज समझने के लिए पहले आपको सर्किट के कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले मान लो मेरे पास ये सर्किट है जहां पे रेजिस्टेंस लगा दिए गए हैं, ईएमएफ लगा दिया गया है, बराबर। तो इसकी तीन चीजें आपको ध्यान में लेना है। पहला जंक्शन, पहला क्या है बेटा? जंक्शन। दूसरा है आपका लूप और मेश जिसे कहेंगे हम, ठीक है। और तीसरा है आपका ब्रांच। किधर गया? ब्रांच। कळलं का मी काय म्हणतोय? म्हणजे ह्या सर्किटमध्ये ह्या तीन गोष्टी काय आहेत हे माहीत असणं गरजेचं आहे, आणि खूप सिंपल आहे रे, खूप खूप सिंपल आहे। जंक्शन म्हणजे काय? हा पॉइंट जिथे दोनपेक्षा जास्त करंट येऊन भेटत आहेत बघा। एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर टू TWO है वेयर टू और मोर, ठीक है बेटा, वेयर टू और मोर, TWO, टू और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंट टुगेदर इज अ जंक्शन, है ना। अब यहां पे देखो, ये कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, तो या तो दो कंडक्टर या तो उससे ज्यादा जो कंडक्टर्स वहां पे जॉइंट होंगे उसको बोलेंगे हम जंक्शन। बाद में आता है लूप। लूप यानी क्या? एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। क्लोज बोले तो उसका पहला और आखिरी पॉइंट सेम होना चाहिए, यानी यहां से अगर मैं पकड़ू
तो ये देखो यहाँ से इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर वापस वहीं पे आया. सो दिस इज व्हाट क्लोज्ड लूप और मेश. एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड लूप और मेश. ठीक है. और ब्रांच यानी क्या, कोई भी एक पार्ट पकड़ लो आप. सी, ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शंस. अब देखो मान लो ये एक जंक्शन है, ये दूसरा जंक्शन है, तो इस दो जंक्शन के बीच में जो भी पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे हम ब्रांच. क्लियर है? देखो जंक्शन जहां पे दो या फिर दो से ज्यादा कंडक्टर्स मीट हो, ये एक कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर, दो या फिर उससे ज्यादा, दिस इज व्हाट द जंक्शन. लूप क्या है? एक क्लोज्ड पाथ है ना, जैसे दिस 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 एंड दिस फॉर्म्स द लूप, दैट्स इट. और ब्रांच क्या? दो जंक्शन के बीच का कोई भी आप पार्ट पकड़ लो, दैट इज योर ब्रांच. तो क्या सर ये ब्रांच नहीं है, ये तो जंक्शन नहीं है, क्या ये ब्रांच नहीं है? बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है. कोई भी एक पार्ट पकड़ लो आप लूप का, वो ब्रांच पकड़ेंगे. तो मैं अगर बोलूंगा द ब्रांच ए बी, तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए. अगर मान लो इसको मैं एक्सटेंड करता हूं, दिस इज ए बी, से सपोज सी डी, से सपोज ई एफ, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि यार ए सी भी ब्रांच है, ए बी भी ब्रांच है, बी डी भी ब्रांच है. एंड व्हाट अबाउट जंक्शन? ए जंक्शन है, बी जंक्शन है. व्हाट अबाउट लूप? A, B, D, C, A. A, B, D, C, A is the loop. A, F, E, B, A is a loop. Clear? I hope this is clear, right? Example, यहां पे आपका फिगर में A और B is what? The junction. लूप में लिख सकता हूं एग्जाम्पल A, F, E, B, A. A, F, E, B, A is a loop. ठीक है. व्हाट इज ब्रांच? से ए सी ए बी. ठीक है, ए सी हो गया, ए बी हो गया, हे काय बेटा? ब्रांच आहे. दॅट्स इट. आता किरचॉफचा पहिला लॉ है ना, आपण काय बघितलं की सगळेच सर्किट सिरीज रेजिस्टन्स इन सिरीज किंवा पॅरलल किंवा ओम्स लॉ याच्यानी सॉल्व्ह होणार नाहीयेत, काही वेगळे लॉ यूज करायचे आहेत. कुठला लॉ बघितला? किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉचे काही आपण बेसिक फंड बघितले, जंक्शन झालं, लूप झालं, ब्रांच झालं. आता तो लॉ बघूया एक्झॅक्टली काय म्हणतात. ह्यांचे दोन लॉज आहेत. दो लॉ आपको दिए गए हैं. पहला किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ, और दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. सबसे पहले किरचॉफ्स करंट लॉ देखेंगे. किरचॉफ्स करंट लॉ सबसे सिंपल लॉ, वो क्या बोलता है? जंक्शन में आने वाले करंट इक्वल टू जंक्शन से जाने वाले करंट. बराबर. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये और ये जंक्शन में करंट लेके आ रहे हैं, और ये और ये जंक्शन से करंट लेके जा रहे हैं, है ना. सो करंट एंटर इन द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लिविंग द जंक्शन. ये एक स्टेटमेंट है. देखो यहां पे दिया होगा, द टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. जितना जंक्शन में करंट आएगा उतना जंक्शन से करंट निकल जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहां पे लेता हूं 10 एम्पियर, ठीक है, यहां पे लेता हूं अगेन 10 एम्पियर, और यहां पे लेता हूं मैं 2 एम्पियर. तो टोटल कितने आए? 10, 10 और 2 22. तो 22 निकलना चाहिए. तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहां 2 से निकला 11, ठीक है, 6 से निकला मान लो 10, तो बचा कितना 22 के लिए? 1. तो 1 निकलेगा यहां से. समझ में आ रहा है? अच्छा, इससे मैं रेजिस्टेंस के बारे में क्या बोल सकता हूं? तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये ब्रांच में रेजिस्टेंस ज्यादा है करके करंट कम फ्लो हो रहा है, ये ब्रांच में रेजिस्टेंस ज्यादा है करके करंट फ्लो कम हो रहा है. बराबर है. और ये ब्रांच होगी, ये ब्रांच, इसमें रेजिस्टेंस कम है इसलिए करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है. जहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस वहां पे करंट कम, ये ध्यान में रखना. तो पहला लॉ क्या बोलता है बेटा? जितना करंट आएगा उतना करंट वहां से जाएगा. इसको ही थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे बताएंगे हम? The algebraic sum of the current at the junction is 0. See, the algebraic sum of the current at a junction is 0 in an electrical network. अब ये algebraic sum क्या है? यहां पे हम कुछ साइन कन्वेंशन यूज करेंगे. आने वाले करंट को अगर मान लो मैंने पॉजिटिव ले लिया, the current entering the junction is called, if we take as the positive, then current leaving the junction should be taken as was negative. So this will be what? The negative current, right? तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? I1 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल्स टू 0.
इसका ये क्या बनता है, एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है बेटा, हाँ मैं यहां पे लिख दूं, देयरफॉर फ्रॉम फिगर क्या है, I1 1 है, 3 है और 4 है, राइट। I1 प्लस I3 प्लस I4 दैट इज इक्वल टू I2 प्लस I5 प्लस I6। अरे एक मिनट, ये बात की बात है, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। माइनस I2 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू 0, बराबर। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट द जंक्शन इज व्हाट, 0। जितने भी करंट्स होंगे सबका अल्जेब्रिक सम करूंगा तो वो क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर I1 प्लस I3 प्लस I4 दैट इज इक्वल टू I2 प्लस I5 प्लस I6। तो आप देख सकते हो करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लिविंग द जंक्शन। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल से देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फिगर शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। आपको करंट x बताना है, कितना है x, कहाँ गया रे बाबा, ये वाला करंट कितना है ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 17 करंट यहां से आ रहा है और 3 करंट बाहर निकल रहा है, तो 17 में से 3 निकाल दो, कितने बचे, 14। तो ये जो I3 है ये कितना हो जाएगा, 14 एम्पियर। अब 14 में 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 16, बराबर, अंदर आ रहा है 16, तो I5 कितना हो जाएगा, 16 एम्पियर, बराबर। अब 16 में से अगर 9 इधर गए तो बचे इधर कितना, 7। सो देयरफॉर दिस इज व्हाट, 7 एम्पियर। तो दिस इज द जंक्शन लॉ, यानी जंक्शन लॉ से आप ये चीज सॉल्व कर सकते हो। फाइन, दैट्स इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहला लॉ, करंट जंक्शन में आएगा जितना उतना ही बाहर निकलेगा। दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि द अल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड द ईएमएफ इन अ क्लोज लूप इज 0। यानी एक मैं क्लोज लूप लूंगा, इस क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल R1 के अक्रॉस मान लो V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, R5 के अक्रॉस V5 है, R3 के अक्रॉस V3 है, ये सबका पोटेंशियल का एडिशन प्लस ये ईएमएफ, यानी जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस ये रहेगा, इसके अक्रॉस ये रहेगा, इसके अक्रॉस ये रहेगा, इन सबका एडिशन प्लस ईएमएफ का एडिशन, ये कितना रहेगा, 0। अब प्लस और माइनस का लेना ये हम सामने देखेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, द अल्जेब्रिक सम ऑफ, ओके, ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ द व्हाट, ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये है उसका स्टेटमेंट, है ना। यहां पे एक मिनट, जो साइन है मैं इसको ढंग से कर देता हूं। क्या बोलेंगे यहां पे, आई एट द जंक्शन इज व्हाट, 0। फाइन, ये ध्यान में रखना और इसको ये ध्यान में रखना। अभी कहां प्लस लेना है कहां माइनस लेना है, ये साइन, ये मैं अभी आपको चीज बताता हूं। देखो, अब मान लो आपने यहां पे लूप कंसिडर किया ABFGA, ये लूप कंसिडर किया, यानी आप जा रहे हो क्लॉकवाइज, ये ऐसा क्लियर है। कौन सा लूप, ABFGA, क्लॉकवाइज, क्लियर है बात। अब देखो, अगर ऐसी चीज है, बराबर, तो इस केस में कहां पॉजिटिव वोल्टेज लेंगे, कहां निगेटिव वोल्टेज लेंगे, और कहां पॉजिटिव ईएमएफ और कहां निगेटिव ईएमएफ लेंगे। अब जो लूप आपने डिसाइड कर दिया, तो बाद में देखना करंट का डायरेक्शन क्या है। तो आप यहां पे देख सकते हो करंट इस ब्रांच में इधर है, इस ब्रांच में इधर है, इस ब्रांच में इधर है, तो डेफिनेटली इस ब्रांच में ऐसा रहेगा, यानी करंट जो भी है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है। अब मैंने लूप कौन सा लिया, ABFGA, यानी जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है मैंने उसी डायरेक्शन का लूप भी लिया। क्या सर डायरेक्शन का, सॉरी, लूप का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, हाँ। अब अगर मान लो ऐसा लेते AGFBA, तो ये लूप का डायरेक्शन उल्टा होता एज कंपेयर टू द करंट। आपकी मर्जी, आपको जैसा लेना है लो, रिजल्ट सेम ही मिलेगा।
तो जब भी मैं जो लूप लिया उस डायरेक्शन में जाऊंगा, है ना, और अगर उसी डायरेक्शन में या फिर उसी ब्रांच में करंट भी सेम डायरेक्शन में मिलेगा तो वो वोल्टेज लूंगा ड्रॉप में निगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस ब्रांच से जा रहा हूं, ए बी ब्रांच से जा रहा हूं, और करंट ए बी ही जा रहा है, मैं भी ए बी ही जा रहा हूं, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज रहेगा निगेटिव। इधर भी सेम देखो, बी एफ से मैं जा रहा हूं, बी से एफ जा रहा हूं, करंट भी बी से एफ जा रहा है, तो ये जो R5 है उसके अक्रॉस का जो भी वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो भी निगेटिव। सेम यहां पे भी निगेटिव। अब अगर उल्टा होता तो पॉजिटिव, यानी मैं जा रहा हूं इधर और करंट आ रहा है इधर, तो वो पॉजिटिव होता। लेकिन मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में करंट भी जा रहा है, तो वो हो जाएगा निगेटिव। ये हो गया आपका वोल्टेज के लिए। दूसरा, जब आप ईएमएफ के थ्रू जा रहे हो तो उसके अंदर से आप जो आखिरी प्लेट रहेगी जाते वक्त वो आपको साइन लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी एफ जी ए, इस लूप में जब मैं जा रहा हूं तो जी से ए जाते हुए मैं ईएमएफ के या फिर इस सेल के माइनस से प्लस टर्मिनल की तरफ जा रहा हूं, तो जो आखिरी गिरेगा वो लेने का, यानी यहां पे मैं लूंगा प्लस। अगर मान लो इधर से इधर आ रहा होता तो ये हो जाता माइनस। मैं इसको आपको करके बताता हूं, सब लोग ध्यान देंगे अभी। देखो फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर इन लूप, कौन सा लूप, ए बी एफ जी, ए बी एफ जी ए, ओके, बाय केवीएल, केवीएल बोले तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्या होगा देखो, ए से बी चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस I1 R1, फिर चलेगा माइनस I3 R5 माइनस I1 R3 प्लस EMF दैट इज इक्वल टू 0। सिंपल, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। यही अगर मैं लूप ये लेता बी सी डी एफ बी, मैं लिख दूं यहां पे इन लूप बी सी डी एफ बी, ऐसे ही है ना, कहा गया बी सी डी एफ बी, ठीक है। तो बी से देखो सी जा रहा है, यानी बी से सी मैं जा रहा हूं लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये प्लस होगा, यानी I2 R2 बाद में सी से डी जा रहा हूं, तो मैं जब सेल के अंदर से जा रहा हूं तो देखो पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा हूं, तो वो निगेटिव ये आ जाएगा ईएमएफ माइनस E2। फिर यहां से आ रहा हूं इधर, मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो प्लस I2 R4 प्लस I2 R4 एंड देन फाइनली अगेन प्लस I3 R5 प्लस I3 R5 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। इतना सिंपल है। साइन कन्वेंशन देखो यही है दिया हुआ, देखो साइन कन्वेंशन वाइल ट्रेसिंग अ लूप थ्रू अ रेजिस्टर, if we are traveling along the direction of the conventional current, if we are traveling along the direction of the conventional current, the potential difference across that resistance is considered negative। देखो मैं यहाँ पे निगेटिव को करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ traveling along the direction of current, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, तो क्या लेंगे वो निगेटिव लेंगे। इफ द लूप इज ट्रेस्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, देखो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रेजिस्टर इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, बराबर। ये हो गया पोटेंशियल के लिए। अब ईएमएफ के लिए, the EMF of an electrical source is positive while tracing the loop within the source from negative terminal to the source to its positive terminal। पॉजिटिव कब होगा, जब कहां से कहां जाओगे, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स टू इट्स पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। एंड इट इज टेकन एज निगेटिव जब कहां से कहां जाओगे, पॉजिटिव टू निगेटिव जाओगे। देखो यहां पे दिया होगा पॉजिटिव टर्मिनल टू द निगेटिव टर्मिनल, जो मैंने बताया वही वहां पे लिखा हुआ है, कोई उसमें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। इतना ध्यान में रखना कि जिस डायरेक्शन से मैं जा रहा हूं
उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट बह रहा है तो वो पॉजिटिव लूंगा, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में करंट है तो मैं निगेटिव लूंगा। और ईएमएफ जब मैं किसी भी ब्रांच के थ्रू जा रहा हूं तो बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव जाऊंगा तो निगेटिव लूंगा, और निगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो पॉजिटिव लूंगा। एक न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करेंगे हम। Two batteries of 7 volt and 13 volts and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel with a resistance of 12 ohm. ठीक है, find the current through each branch of the circuit and potential difference across the 12 ohm resistance. चलो ठीक है, मैं लगा देता हूँ। मान लो ये यहाँ पे मैं एक सर्किट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। दो ईएमएफ है, मान लो ये एक है, ठीक है, और ये दूसरा है। इसको लगा दिया एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जिसका वैल्यू दिया गया है दैट इज 12 ओम। ठीक है, तो दिस इज से सपोज 7 वोल्ट एंड 1 ओम। मैं यहां पे लिख दूं 7 वोल्ट 1 ओम। 1 ओम क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी इसी चीज को आप ऐसे भी दिखा सकते थे, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि वैसे ही करो, आप ऐसा करके ऐसा भी दिखा सकते हो, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। फाइन, यहां पे भी मैं कुछ वैसे ही कर दूं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट 7 वोल्ट 1 ओम, और ये 13 वोल्ट 2 ओम, और ये जो बनेगा ये कितना बनेगा? 12 ओम रेजिस्टेंस। फिर से एक बार, द बैटरीज ऑफ 7 and 13 वोल्ट and internal resistance 1 and 2 ohm respectively are connected in parallel with a series of 12 ohm, with a resistance of 12 ohm. Find the current through each branch of the circuit and the potential difference across 12 ohm resistance. बराबर। अब सपोज करो यहां से करंट आया आपका I1, यहां से करंट आया आपका I2, और यहां से जो बह रहा है करंट वो कितना बह रहा है? I1 प्लस I2। अब सिंपल सी बात है, यहां पे भी I1 प्लस I2 आएगा, यहां पे I2 आ जाएगा और यहां पे I1 आ जाएगा। सर्किट समझी क्या? है ना, सर्किट इज वेरी सिंपल। अगर आप इसको समझ लेते हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो इसको अभी सॉल्व करते बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे? किरचॉफ्स लॉ लगा के। दो है हमारे पास, एक जंक्शन लॉ है और एक वोल्टेज लॉ है। जंक्शन, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लिविंग द जंक्शन। वोल्टेज लॉ, सबका अलजेब्रिक सम करो, आपको क्या मिलेगा? जो भी है वो 0 मिलेगा, राइट। तो क्या करेंगे हम? पहले इसको नाम दे देंगे। ठीक है, पहले नाम दे देंगे तो इजी चलेगा हमको छुड़ाने में। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ऐसे हमारे 6 जो है यहाँ पे मैंने पॉइंट्स ले लिए। अब मैं जंक्शन चूज करूंगा और अपना सॉल्व करना शुरू करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं फ्रॉम फिगर इन लूप। देखो अपने मैथमेटिक्स में है ना वेरिएबल छुड़ाए होंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते हैं, है ना। तो उसी के जैसा यहाँ पे हमको छुड़ाना है ना। यानी आपको दो वेरिएबल्स पे इक्वेशन लाना है, उसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। अब मैं लूप कौन सा लूं? मैं ये लूप लूं क्या? ए एफ ई बी ए मैं ले सकता हूं। क्या मैं ए एफ डी सी ए ले सकता हूं? हाँ, मैं ये भी ले सकता हूं, और मैं ये भी लूप ले सकता हूं। आप कोई भी लूप लो, सॉल्व करो, काम खत्म करो। अगर दो लूप से होता है सॉल्व तो 2 से करो, 3 लगता है तो 3 से करो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ले लेता हूं पहला फ्रॉम फिगर इन लूप। कौन सा इन लूप? ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ए, ये लूप ले लिया। वहां पे क्या लगा दिया? बाय एल के बोले तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलो लगाओ। देखो मैं यहां से चला ये ब्रांच में, तो मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो वो माइनस होगा। तो यहां पे आएगा माइनस ऑफ I1 प्लस I2 इंटू आर, बराबर। अभी वो आर कितना है? 12 है, तो मैं डायरेक्ट 12 लिख देता हूं, क्यों फालतू में टाइम पास करूं। ठीक है, फिर यहां से मैं ऊपर चलूंगा, तो देखो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में ये रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा माइनस कितना रे बाबा? I1, क्योंकि रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 1 है तो मैं सीधा I1 लिख देता हूं।
ठीक है, फिर हम इस जब बैटरी से जा रहे हैं तो निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा 7, दैट इज इक्वल टू 0। बराबर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, i1 i2 में लेके आएंगे। सो दैट ये देखो, ये माइनस i1 है और ये हो जाता है -12i1। सो ये चलेगा तुम्हारा -13i1, ओके, प्लस चलेगा आपका ये i2, सॉरी -i2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया? देखो ये माइनस इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इसको भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों माइनस होंगे। तो -12i1 -i1 -13i1, and then minus i2 into 12, that is minus 12i2. Okay, एक सेकेंड, this is minus 12i2, okay, then plus 7 is equals to 0। अब इसको सॉल्व कैसे करूंगा? देखो, therefore 13i1 plus 12i2 is equals to 7। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, है ना, i1 i2 में इक्वेशन मिल गया। फिर मैं दूसरा लूप लेता हूं। दूसरा लूप कौन सा लूप है? ये हो गया लूप। चलो अब मैं काम करता हूं, ये नीचे का लूप ले लेता हूं। ठीक है, सो बी सी डी ई पी, तो इन लूप बी सी डी, कहां गया रे, बी सी डी ई बी, देखो नीचे वाला पार्ट सेम ही है, सी डी वाला पार्ट तो वही लिख देता हूं मैं, है ना, क्योंकि करंट का डायरेक्शन तो वही है जिस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं, है ना। बी सी डी ई बी, तो यहां से चला मैं इधर, मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो ये हो जाएगा माइनस, और यहां पे भी ये हो जाएगा माइनस, बराबर है। सो देयरफॉर माइनस इन ब्रैकेट i1 प्लस i2 इंटू 12, ठीक है, देन माइनस 2i2, ओके, देन प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये कैसे लाए सर? ये देखो, ये इधर से इधर गया, बराबर है, तो i2 इंटू 2i2, लेकिन मेरी ही डायरेक्शन में करंट है तो माइनस 2i2, और उसके बाद माइनस से इधर प्लस गया तो आ जाएगा आपका प्लस। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा सेम अभी के जैसा, ये हो जाएगा -12i1, ठीक है, -12i2 और -2i2, तो ये हो जाएगा -14i2 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, आपको मिलेगा 12i1 प्लस 14i2 इज इक्वल टू 13। ये सपोज कर लो मैंने इक्वेशन ले लिया 2, बराबर। अब क्या करो आप, या तो कैंसिल करो साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करके, या फिर आप क्या करो, सीधा किसी से भी एक i1 की वैल्यू उठा के दूसरे में डाल दो। तो मैं क्या करता हूं बेटा, एक थोड़ा सा सिंपल तरीका यहां से ढूंढता हूं दोनों में से, है ना, एकदम वो करो या फिर बड़े बड़े कैलकुलेशन करो। मैं क्या कर रहा हूं, दिस 1 - 2 करता हूं मैं यहां, 1 - 2, है ना, इक्वेशन 1 - 2 कर देता हूं मैं। अगर ऐसी चीज है तो क्या मिलेगा, देखो 13i1 देन प्लस 12i2 दैट इज इक्वल टू 7, और ये कितना है 12i1 प्लस 14i2 दैट इज इक्वल टू कितना आया है 13। इसको माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, तो क्या मिलता है देखो यहाँ पे, दिस इज i1, ठीक है, ये आ जाएगा -2i2, है ना, क्योंकि 12 - 14 होता है -2, और 7 - 13 हो जाता है, दैट इज इक्वल टू -6। क्लियर है? अब क्या करूंगा, मैं यहां से i1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, देयरफॉर i1 इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2i2 -6। तो ये i1 की जो वैल्यू है, मैं कोई भी एक इक्वेशन में पुटअप करके i1 निकाल लूंगा, i2 निकाल लूंगा, है ना। तो सपोज करो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, बराबर। पुट वैल्यू ऑफ i1 इन 1, इक्वेशन कर लेता हूं मैं, पुट वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 1, therefore i1 कितना है, 2i2 -6, 13 इंटू
2i2 माइनस 6 प्लस 12i2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, हो गया। अब इसको सॉल्व करो, आपको i2 मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट 26i2, 13 दूनी 26 बरोबर, आणि 13 छकम 13 पंचे 65, 13 छकम 78 आई सपोज, राइट, 78 प्लस 12i2 इज इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 26 और 12 38 i2 दैट इज इक्वल टू 78, उधर प्लस हो जाएगा, 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 85 बराबर। देयरफॉर i2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 85/38 एम्पियर। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है हमको, हर ब्रांच से करंट पूछा है ना। फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। अब देखो यहां से मुझे क्या मिल गया बेटा, मुझे i2 मिल गया। अभी i1 बड़े इजीली मिल जाएगा यहां से, है ना। तो देयरफॉर i2 मिल गया, तो i1 माइनस 2i2 था ना, हाँ, i1 इज इक्वल टू 2 इंटू i2 कितना है 85/38, है ना। 2i2 माइनस 6 आई सपोज, यस। i1 का वैल्यू कितना मिलेगा मुझे, i1 इज इक्वल टू मिलेगा, ये जो है ये 19 चला जाता है ना। तो दैट इज 85/19 माइनस 6, तो दैट इज इक्वल टू 19 पंचे 95 होते, म्हणजे मायनसमध्ये व्हॅल्यू येईल हे, ठीक आहे। दिस इज 85 मायनस 19 पंचे 95 आणि आय सपोज 114 येतो इथे डिवाइडेड बाय 19, तो दैट इज इक्वल टू 114 माइनस 50 से निकालो तो ये 15 और 14 हो जाता है, ये 29 और अपॉन 19, लेकिन ये चलेगा माइनस में चलेगा, इसलिए समझ लेना जो हमने डायरेक्शन करंट की ली है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो करंट है, कौन सा, i1। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सर्किट में i1 कहां से ली है, ऐसा इधर लिया है, तो वो वैसा नहीं है, ये डायरेक्शन में करंट है, यानी वो इधर चलेगा करंट, ऐसा है, उल्टा है बराबर। अब व्हाट इज टोटल करंट, व्हाट इज टोटल करंट, देयरफॉर I इज इक्वल्स कितना होता है, i1 प्लस i2, है ना, जो 12 ओम रेजिस्टेंस से गुजर रहा है। सो दैट इज इक्वल टू i1 कितना है रे बाबा, माइनस 29/19 प्लस 85/38, एलसीएम ले लो 38, ठीक है। 85 माइनस इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, यानी 60 को 2 कम, यानी 58 बराबर। इसको सॉल्व करो आप, क्या मिलेगा आपको, इसमें 2 ऐड करो 60 हो जाएगा, 70 80 85, यानी ये आ जाएगा आपका 27 आई सपोज, है ना। करके देखो, 7 दूनी 14 1 15 5 7 साल 1 8 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट 38। ये क्या है बेटा, करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल, V इज इक्वल टू IR, देयरफॉर V इज इक्वल टू I इंटू R, दैट इज इक्वल टू 27/38 इंटू 12, है ना। तो इसमें 2 का डालो, ये 6 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, है ना। 27 मल्टीप्लाई बाय 6 करो, 27 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 19 बराबर, 7 छकम 42, 2 4 कैरी 7 7 दूनी 12 4 18, 182 डिवाइडेड बाय 19, है ना, दैट इज वोल्ट। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आई सपोज दैट्स वेरी क्लियर, ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है बेटा। मैं फिर से एक बार बता दूं, इसके हिसाब से मैंने सर्किट ड्रॉ किया, 2 लूप लिया, एक बड़ा वाला लूप लिया और एक छोटा वाला लूप लिया, उसमें KVL लगाया, इक्वेशन निकाला। इक्वेशन से सबसे पहले मैंने I2 फाइंड आउट किया, ठीक है, कहाँ गया I2, ये I2 फाइंड आउट किया, फिर मैंने उससे I1 किया और बाद में मैंने V इज इक्वल टू IR निकाल दिया।
ठीक है, इसको एक बार आप रिवाइज करके देखो, सारी चीजें क्लियर होगी। अब चलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज पे। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बेटा, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है जो आपको अननोन रेजिस्टेंस गिनने के लिए यूज होता है, और यहां पे हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और जंक्शन लॉ का यूज करेंगे, है ना। सो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर, क्या मेजर करेंगे? यूज टू मेजर वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर? कैसे करेंगे? देखो बड़ा ही सिंपल है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो देखो नाम दिया है ब्रिज, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रिज होगा, और ब्रिज है। ये देखो, ये जो बी डी है इसको हम ब्रिज बोलते हैं इसमें। अब बी डी में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया यानी इट्स अ करंट सेंसिटिव डिवाइस, इट्स अ करंट मेजरिंग डिवाइस, है ना। तो अगर मान लो जब भी गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट जीरो होगा, बराबर, तो क्या बोलेंगे हम? ब्रिज इज बैलेंस्ड, है ना। मैं यहां पे लिख दूं एट बैलेंस्ड कंडीशन, और या फिर मैं ऐसा लिख दूं व्हेन द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो, व्हेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो। ओके, then bridge is said to be balanced, then bridge is said to be balanced। क्लियर है? अब कैसे करेंगे देखो, फिगर में ये ए बी डी ए, ये एक लूप लेंगे ये डायरेक्शन में, और दूसरा लूप बी सी डी बी, ऐसे डायरेक्शन में हम लूप लेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम फिगर इन लूप, कौन सा लूप? ए बी डी ए, ठीक है, ए बी डी ए, है ना, बाय कुठला लॉ? बाय किरचॉफ्स व्होल्टेज लॉ। हाँ, काय होणार बघा, मैं ऐसा चल रहा हूं तो ये करंट मेरे ही डायरेक्शन में है, ये भी करंट मेरे ही डायरेक्शन में है, और ये जो करंट है मेरे अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे कोई भी ईएमएफ वाला सीन है नहीं, तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये भी हो जाएगा निगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। सर यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है बेटा, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ये बात ध्यान में रखना, है ना। तो माइनस आई वन पी, देयरफॉर माइनस आई वन पी माइनस आई जी जी, ओके, देन यहां पे प्लस आई टू एस इज इक्वल टू जीरो, है ना। मैं यहां पे लिख दू व्हेन आई जी इज इक्वल जीरो, यानी कौन सा कंडीशन? बैलेंस कंडीशन। तो यही चीज मुझे क्या मिलेगी? माइनस आई वन पी प्लस आई टू एस इज इक्वल जीरो, एंड देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं आई वन पी मस्ट बी इज इक्वल टू आई टू एस, है ना। तो ये हो गया मेरा पहला एक छोटा सा इक्वेशन, जिससे मैं अभी सामने की कंडीशंस निकालने वाला हूं, बराबर। अब चलूंगा दूसरे लूप में, है ना। नाउ इन लूप, कौन सा लूप है रे बाबा? बी सी डी बी, है ना। इन लूप बी सी डी बी, कौन सा लॉ लगाएंगे? बाय के वी एल। क्या होगा बताओ मुझे? देखो आई वन माइनस आई जी, अब देखो ये कहां से आया सर आई वन माइनस आई जी? देखो अगर मैं इस चीज को डिस्क्राइब करूं, है ना, वैसे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, आप उतना समझ लेते हो, बट स्टिल मैं बताऊं कि मैंने क्या किया, कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया, चार रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस ऐसा लगा दिया,
P से लेके D के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाए जिसका रेजिस्टेंस G है। अब A और C के अक्रॉस मैंने EMF लगा दिया और ये की K लगा दिया स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए। अब क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है, तो करंट इधर से बहेगा। इधर जाने के बाद अब ये करंट I है, तो इधर जाने के बाद वो डिवाइड होगा I1 और I2। P से जा रहा है I1, S से जा रहा है I2। अब जैसे वो सामने चलेगा ये करंट और डिवाइड होगा, कुछ इधर से जाएगा कुछ इधर से जाएगा। अगर यहां से IG जाएगा तो यहां से क्या जाएगा I1 माइनस IG। सीधी सी बात है, अगर मान लो यहां आ रहा है 10 करंट, इधर गया 5, 2 मिनट के लिए इधर गया 5। अब यहां से इधर अगर मान लो 2 गया तो इधर क्या बचा 3 ना, तो 3 क्या हो गया 5 माइनस 2, यानी I1 माइनस IG। ये देखो I1 माइनस IG बराबर। बाकी ये I2 इधर से आया, IG इधर से आया, तो ये दोनों ऐड हो गए। और जब ये सामने इधर गए तो ये वापस I बन जाता है। कैसे I बन जाता है देखो, ये और ये प्लस हो जाएगा, माइनस IG प्लस IG कैंसिल हो जाएगा, I1 प्लस I2 यानी कितना हमारा I। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जंक्शन लॉ, है ना। तो जंक्शन लॉ से मुझे वो सारी चीजें जो है वो मिल जाती है ना, माइनस प्लस जो भी है। तो वो इसमें क्या होगा देखो, ये माइनस चीज लगेंगी क्योंकि मेरे ही डायरेक्शन में ये करंट आ रहा है। सो माइनस I1 माइनस IG माइनस ऑफ I1 माइनस IG, ये क्या है Q, ठीक है, प्लस I2 प्लस IG, है ना। प्लस क्यों लिया, क्योंकि मेरे अपोजिट डायरेक्शन में I2 प्लस IG आ रहा है, इंटू R, ठीक है, प्लस IGG इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, देखो मेरे ही अपोजिट डायरेक्शन में IG भी है। अब सामने चलूंगा मैं, ओके, मैं लिख देता हूं व्हेन IG इज इक्वल 0, यानी जब भी कंडीशन यानी ब्रिज जो है जब बैलेंस रहेगा तो क्या होगा देखो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये तो निकल जाएगा। ये 0 होने के बाद ये माइनस I1 क्यू हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस I2 R, दैट इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं I1 Q इज इक्वल टू I2 R। ये लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, या फिर एक दूसरा इक्वेशन लिया, है ना। तो दिस इज सपोज करो इक्वेशन 1 एंड दिस इज सपोज करो इक्वेशन 2, राइट। सो फ्रॉम 1 and 2, therefore from 1 and 2 क्या होगा देखो, I1P अपॉन उधर का ले लेता हूं मैं I1Q, दैट इज इक्वल टू I2 अपॉन I2, तो दोनों रहेगा ही रहेगा। इधर क्या है S, उधर क्या है R, S और R ये कैंसिल हो जाता है, I1 I1 I2 I2, आपको फाइनली मिलता है P बाई क्यू इज इक्वल टू S बाई R, है ना। अब देखो, अगर मान लो आपको ये वाला ऐसा सिचुएशन दिया है, आपको P दिया है, S दिया है, R दिया है, तो क्यों नहीं निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो। यानी इन चारों में से अगर आपको कोई भी 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं और आपको पूछा गया है कि चौथा रेजिस्टेंस क्या है, तो आप एक ही चीज वहां पे एश्योर करोगे, क्या कि IG से जाने वाला करंट क्या होना चाहिए 0, क्योंकि ये जो आपको फॉर्मूला लग रहा है बेटा, ये वाला जो फॉर्मूला लग रहा है, किधर गया रे, अरे ये कि हाँ, ये जो फॉर्मूला लग रहा है ये कब लग रहा है, जब IG इज इक्वल टू 0 आहे, म्हणजे फक्त हा फॉर्म्युला बॅलन्स कंडिशनवर लागेल, नॉर्मल कंडिशनवर नाही। ही गोष्ट लक्षात ठेवायची, बरोबर। सिम्पली क्वेश्चन्स येतात, काही नाही, फारसा असं काही मोठा विषय नाही राहत त्याच्यामध्ये। आणि बेसिकली याच्यावर नाहीत, मीटर ब्रिजवर प्रश्न विचारतात, जे समोरचं पार्ट आहे किंवा अप्लिकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आहे। तरी सुद्धा एक तुमच्यासाठी छोटंसं क्वेश्चन घेतो की सपोज करा तुम्हाला सेम मीटर ब्रिज दिलेला आहे आणि याच्यामध्ये मी असे 4 जे आहे इथे रेजिस्टन्स लावतोय। सपोज करा हा एक पहिला रेजिस्टन्स आहे, हा दुसरा रेजिस्टन्स आहे, ठीक आहे, हा तिसरा रेजिस्टन्स आहे आणि हा सपोज करा चौथा रेजिस्टन्स आहे, राईट। सपोज करा हा 10 ओम आहे, हा 20 आहे, हा सपोज करा 30 आहे, तर हा काय होणार असं तुम्हाला विचारलं आहे ना। आता मग याच्यामध्ये बॅलन्स कंडिशन कशी येईल, हा गॅल्व्हनोमीटर आणि याच्यामधला करंट किती व्हायला पाहिजे, IG 0।
सरळची गोष्ट आहे 10/20 इज इक्वल्स टू x बाय 30. सॉल्व करा. x इज इक्वल्स टू काय मिळणार, हा 1 0 कट होऊन जातोय, हा इकडे जाणार म्हणजे काय येणार तुम्हाला, दॅट्स 30/2 अँड दॅट इज इक्वल्स टू वॉट 15 ओम. बस काम खतम. ते तुम्ही रेशोनी अंदाजा लावू शकता. ह्याचा रेशो किती आहे 1:2, तर याचा सुद्धा रेशो व्हायला पाहिजे 1:2. हा जर 2 असेल तर 1 किती 15, असं पण करू शकता. हे मीटर ब्रिजमध्ये फार इझिली क्लिअर होईल. मी तुम्हाला सांगतो मीटर ब्रिज. ठीक आहे. अप्लिकेशन ऑफ विटस्टोन ब्रिज. ठीक आहे. विथ द हेल्प ऑफ विटस्टोन ब्रिज वी कॅन इझिली कन्स्ट्रक्ट द मीटर ब्रिज. ठीक आहे. आणि मीटर ब्रिज जे आहे तेच आपल्याला देतं काय, व्हॅल्यू ऑफ द अननोन रेझिस्टन्स. तर मी इथे लिहून घेतोय काय, Wheatstone bridge is used to make काय मीटर ब्रिज. which is used to measure the value of unknown resistance. ठीक है, which is used to get value of unknown resistance. ठीक आहे. हे बघा मीटर ब्रिज. आता मीटर ब्रिज काय आहे, सिंपल आहे. 2 L स्ट्रिप्स घेतल्या, स्ट्रिप्स मेटॅलिक स्ट्रिप्स, आणि 2 जे आहे, सॉरी 1 जे आहे ती एक हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप घेतली. हे बघा, ही एल शेप्ड मेटॅलिक स्ट्रिप आणि ही हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप असं अरेंज केलेला है, राइट. अब जब हम ये ऐसा एक एल शेप्ड, ये दूसरा एक एल शेप्ड और बीच में ऐसा रखते हैं तो 2 गैप क्रिएट हो जाते हैं. दिस इज लेफ्ट गैप एंड दिस इज राइट गॅप. ठीक आहे. आता लेफ्ट आणि राईट गॅपमध्ये काय काय लावायचं, लेफ्ट राईट गॅपमध्ये आर म्हणजे रेझिस्टन्स बॉक्स, म्हणजे यालाच म्हणायचं आपण नोन रेझिस्टन्स, म्हणजे ज्याची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे असं रेझिस्टन्स लावायचं. ठीक है. त्यानंतर काय करायचं, ए और बी पॉइंट के बीच में 1 मीटर लंबा वायर लगा देने का. देखो ये यहां से लेके यहां तक 1 मीटर लंबा वायर लगा दिए, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर. देखो स्केल भी लगा दिया है 100 सेंटीमीटर. और उस वायर के अक्रॉस हम पोटेंशियल लगाएंगे और एक रियोस्टैट लगाएंगे ताकि एक पर्टिकुलर करंट वहां से फ्लो हो, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल वहां पे डेव्हलप हो. मग आता याचा यूज कसं करतात अननोन रेजिस्टन्स काढण्यासाठी. ये देखो यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस एक्स है जिसका वैल्यू हमको निकालना है. अब होता यूं है कि जब भी आप कोई एक वायर लेते हो जिससे करंट बहता है तो उसका एक अपना रेजिस्टेंस होता है ना. और वो रेजिस्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंटू एल बाई ए. एल क्या है लेंथ, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो जो भी आपका रेजिस्टेंस होगा किसका, वायर का. कौन से वायर का, ये जो यहां पे लगा है ए और बी के बीच में, बराबर है. ए और बी के बीच में जो वायर लगा हुआ है उस वायर का जो भी रेजिस्टेंस है आर, वो कैसे जानेंगे हम, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो जितनी बड़ी लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन उतना कम रेजिस्टेंस. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं जो भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जो भी रेजिस्टेंस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. बराबर. अब सीधी सी बात है, अगर मान लो यहां से मैं गैलोनोमीटर टच कर, यहां से मैंने गैलोनोमीटर लगा दिया, यहां पे मान लो मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर, बराबर, जो कि नोन है, और मैं इस गैलोनोमीटर को इस वायर के ऊपर घुमा रहा हूं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे यहां पे करंट जो है वो 0 मिलेगा. क्यों 0 मिलेगा सर, क्योंकि मान लो 2 मिनट के लिए गैलोनोमीटर यहां पे 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, राइट. तो इसके अक्रॉस कौन सा रेजिस्टेंस है, यहां ए से लेके डी पॉइंट की जो भी लेंथ है वायर की उसका जो भी रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, इसके अक्रॉस रहेगा. यानी यहां पे आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस आर एक्स और यहां पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा आर. आर पकड़ लो आप 2 मिनट के लिए, है ना. यानी ये लेंथ का रेजिस्टेंस आर एक्स, ये लेंथ का रेजिस्टेंस आर आर.
आप इस पॉइंट को इधर खींचो तो ये वाला बढ़ेगा, ये कम होगा, एंड वाइस वर्सा, राइट। तो सपोज मैंने क्या किया है ना, सपोज मैंने क्या किया कि मैंने एक नोन रेजिस्टेंस आर यहां पे लगा दिया, एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स यहां पे लगा दिया जो मुझे निकालना है, और मैंने इस पॉइंट को, जिसको गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जो कि जॉकी से अटैच है, जॉकी यानी वो स्लाइडिंग होता है पॉइंट, है ना, जो कि जॉकी से अटैच है, उसको मैंने स्लाइड किया, तो ये डी पॉइंट पे मुझे क्या मिला, नल पॉइंट। नल पॉइंट बोले तो क्या, आईजी में करंट 0 मिला। उस वक्त क्या होता है, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर आर, बराबर है भाई, विस्टोन कंडीशन। सो ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं एट IG इज इक्वल 0। मैं जहां जहां IG इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूं वो क्या है, बैलेंस कंडीशन। तो एट बैलेंस कंडीशन क्या होगा, x अपॉन आर इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर आर। अब क्योंकि रेजिस्टेंस जो है उसका लेंथ वेरी हो रहा है, ना कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और ना कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो मैं सीधा लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर, बराबर। देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो भी वैल्यू ऑफ x मिलेगा दैट इज इक्वल टू आर इंटू एल एक्स अपॉन एल आर, बस काम खत्म। यानी सीधी सी बात है, आप लेंथ ले लो और रेजिस्टेंस निकाल लो, बराबर। अब देखो मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेता हूं यहां पे, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे आपकी ये जो चीजें है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन इस तरीके से आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे और सीईटी में भी पूछे जाएंगे, तो आपको वैसे ही छुड़ाना है। मान लो ये दो आपके एल स्ट्रिप्स हैं, ये बीच वाली लाइन है और ये दूसरी एल स्ट्रिप है, बराबर। और ये वाला वो वायर है, यहां पे लगा दिया, सपोज करो मैंने 20 ओम, सॉरी 20 ओम, ये तो अननोन है ना, तो नोन मैंने यहां पे लगा दिया x, यहां पे लगा दिया मैंने 20 ओम, बराबर। और यहां से गैल्वेनोमीटर अटैच करके मैंने यहां पे बैलेंसिंग कंडीशन ले ली, है ना। अब ये क्योंकि 1 मीटर का है यानी 100 सेंटीमीटर का है, तो आपको ये दिख जाता है कि कितना है। मान लो ये मिला आपको 50 सेंटीमीटर, ये भी कितना मिलेगा, 50 सेंटीमीटर। आपको निकालना है x, देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं x अपॉन क्या लिया था हमने, r, दैट इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर, यानी 50/50, यानी आपको x इज इक्वल टू मिल जाता है, देखो 50/51 हो जाता है, तो x इज इक्वल टू मिलता है आपको 20 ओम। अगली बात धन में, अगर मान लो कुछ और रेशियो होता, मान लो ये जो है आपको मिलता 80 और ये अगर है आपको मिलता 20, समझ में आ रहा है, तो उस हिसाब से आप वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालो। कभी कभी क्या बोलते हैं, एक कंडीशन देते हैं और बोलते हैं कि यार मान लो अगर ये पॉइंट को मैंने इतने से शिफ्ट किया, या फिर मैंने यहां पे जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज किया, तो पॉइंट कितने से शिफ्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी ये इनिशियल कंडीशन है, तो बैलेंसिंग पॉइंट आपको यहां पे 50 मिल रही है, यहां पे 50 मिल रही है। बाद में क्या बोलेगा वो, अगर मान लो मैंने इसी रेजिस्टेंस को पैरेलल में एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया है जो भी 20 ओम का है, तो अब बताओ कहां पे शिफ्ट होगा पॉइंट, किधर शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा, किधर होगा। अब भैया 20 को 20 तुमने पैरेलल लगा दिया तो टोटल रेजिस्टेंस तो कम होगा, सीधी सी बात है। तो ये जो पॉइंट है इधर शिफ्ट होगा क्योंकि उसकी लेंथ कैसी होगी, कम। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप 2-4 भी अच्छे से कर लो तो भी आपके इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। एनीवेज, सामने चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, that is its application. Now what is the application? The Wheatstone bridge is used for measuring the values of very low resistance, okay, precisely. दूसरा, we can also measure the quantities such as galvanometer resistance, capacitance, inductance, impedance using a Wheatstone bridge. यानी सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आप रेजिस्टेंस गिन सकते हो, आप यहाँ पे उसका कैपेसिटेंस भी गिन सकते हो, कैपेसिटर का, फिर इंडक्टर का इंडक्टेंस भी गिन सकते हो, और एलसीआर सर्किट का इंपिडेंस भी गिन सकते हो। आपका ईएमआई और एसी हो चुका है बेटा, तो आई होप इंपिडेंस आपका क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा पोटेंशियोमीटर, बराबर। अब पोटेंशियोमीटर ये बढ़िया है एकदम,
छोटा सा है, सिंपल सा है, क्यूट सा है ना। इसको कर दो बस, इससे ज़्यादा आपको सामने नहीं है। पोटेंशियोमीटर आपने एक बार कर लिया तो उसके बाद सिर्फ आपका गैल्वेनोमीटर है, दैट इज़ वेरी शॉर्ट टॉपिक, ठीक है। अब ये पोटेंशियोमीटर क्या है, मैं 2 मिनट थोड़ा सा पानी पी लूँ बेटा, है ना, बस 2 मिनट पानी पी लेता हूँ मैं। ठीक है बेटा, चलो तो शुरू करते हैं बेटा पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर क्या है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ डिवाइस, ठीक है। और ये क्या हमको गिनने के लिए यूज होगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। ये बड़ा ही सेंसिटिव होता है और आपको छोटे से छोटा वेरिएशन भी आपको दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो होते हैं स्केल्स, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं सेंटीमीटर स्केल का यूज़ करता हूँ, जैसे आपने स्कूल में किया होगा, तो वहाँ पे आप मान लो 0.01 mm अगर आपको गिनना है, 0.01 mm, 1 mm गिन सकते हो, लेकिन 0.01 mm गिनना है तो आपको दिक्कत, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से जब भी कभी आप वोल्टेज गिन रहे हो तो अगर सेंसिटिव डिवाइस चाहिए, बढ़िया से प्रिसाइज डिवाइस चाहिए, तो आपको मिलेगा पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस, ऐसा लिख देता हूं मैं, इट इज अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस, है ना। उसके बाद इट इज सेंसिटिव, मैं इतना लिख देता हूं, इट इज सेंसिटिव, है ना। हाल फिलहाल इतना ध्यान में रखो, सामने और चीजें क्लियर होंगी। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अभी प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर यानी क्या है, किस प्रिंसिपल पे पोटेंशियोमीटर वर्क करता है, कि भैया ये इतना अच्छा डिवाइस है, क्या इसके पीछे प्रिंसिपल है। तो क्या है प्रिंसिपल, देखो बेटा, जब भी मान लो मैंने किसी वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, यहां पे जैसे मैंने ईएमएफ लगा दिया ई, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, तो जो भी यहां से करंट बहेगा बेटा, है ना, जो भी करंट यहां से मान लो आई बहेगा, तो ये जो आई आर है वो ड्रॉप यहीं पे गिर जाएगा। ड्रॉप यानी क्या, ड्रॉप यानी क्या, जो भी इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए वोल्टेज लगेगा वो इतना यहां पे ड्रॉप हो जाएगा, बराबर है। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बचा मेरे पास वो कितना बचा, वी ए बी, यानी यहां से यहां तक अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो वो कितना बचता है, वी ए बी। डेफिनेटली वी ए बी क्या है बेटा, इट इज दिस माइनस दिस। देखो सीधी सी बात है, अगर मैंने एक वायर के अक्रॉस एक ईएमएफ सोर्स लगाया, ईएमएफ सोर्स का अपना कुछ ईएमएफ होगा और एक रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर, इस ईएमएफ के वजह से यहां से करंट जब दौड़ेगा तो वो दो चीजों के अक्रॉस वो पोटेंशियल खर्चा होगा, या फिर दो चीजों के अक्रॉस वो ड्रॉप गिराएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस है, ये छोटा रेजिस्टेंस इस बैटरी का ही है, और कैपिटल आर जो है मैंने ले लिया रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, बराबर है। तो सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो टोटल ईएमएफ है वो दो काम के लिए यूज होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस का ड्रॉप, और दूसरा रेजिस्टेंस अक्रॉस द वायर, दैट इज कैपिटल आर, बराबर। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलता है, E इज इक्वल टू, मैं यहां पे I ले लेता हूं, इन ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाता है, एंड देयर फोर आई इज इक्वल टू मुझे यहां पे मिल जाता है ई एम एफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। समझ में आया, ये बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। अब देखो जब ऐसी चीज होती है कि करंट जो है वो यहां से भी कितना बह रहा है बेटा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी ए बी कितना होगा, देयर फोर वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर। आई कितना है देखो हमने अभी अभी निकाला, दैट इज ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये आर तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है ही, तो ये क्या हो गया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट ए बी, बराबर। अब अगर मान लो इफ एल इज द लेंथ ऑफ दिस वायर, कैपिटल एल इज द लेंथ ऑफ द वायर ए बी, बराबर है, तो पोटेंशियल ड्रॉप, ये जो पोटेंशियल है पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई आर इंटू एल इन ब्रैकेट आर प्लस स्मॉल आर। तो ये क्या हो गया बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप, इसको ही पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, है ना। मैं यहां पे लिख दूं, देयरफॉर पी ए बी अपॉन एल is equals to say k, this is what your potential gradient,
अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है ये मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, है ना. खूप सिंपल पद्धतीत तुम्हाला पोटेंशियल ग्रेडियंट सांगणार मी इथे. कसं बघा, सपोज करो कि ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट का. सपोज करो 2 मिनट के लिए, कितना वोल्ट का डिफरेंस है? 100 वोल्ट. यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर ए पे 100 वोल्ट है तो बी पे 0 वोल्ट है. अरे तभी तो डिफरेंस 100 का आएगा ना. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी कितना है? 100 वोल्ट. तो यहां 100 लो, यहां 0 लो, या फिर आप यहां पे 200 ले सकते हो, यहां पे 100 ले लो, तो वन एंड द सेम थिंग. अब अगर मान लो लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर है, बराबर, तो इस 10 मीटर में क्या हुआ बेटा? 100 से 0 पे आया. 10 मीटर पे कितने से कितना आया? 100 से 0. तो हर एक मीटर पे कितने से कम होगा? 10 से, है ना. देखो, 1 मीटर पे 10 से कम हो गया तो 1 मीटर पे 90, 2 मीटर पे 80, 3 मीटर पे 70, 4 मीटर पे 60, 5 मीटर पे 50, ऐसे करते करते 0 मीटर पे क्या हो जाएगा? 0. अरे 10 मीटर पे कितना हो जाएगा? 0. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? वही पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यानी हर 1 मीटर के बाद कितना पोटेंशियल कम होगा, कितने से कम होगा, दैट इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना. तो यही वो चीज है, दैट इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसी प्रिंसिपल पे क्या चलता है बेटा? हमारा पोटेंशियोमीटर. यानी पोटेंशियोमीटर का जो वायर है, बराबर, उसके वायर पे हर 1 मीटर पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल कम होते जाता है, ताकि मुझे फाइनल पोटेंशियल 100 से कितना मिल जाए? 0 मिल जाए. दैट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड व्हाट? द पोटेंशियोमीटर, है ना. तो एज सच मैं ऐसा कुछ प्रिंसिपल नहीं लिख सकता हूं यहां पे, बट स्टिल एक छोटा सा लाइन आपके लिए लिख दूंगा. व्हाट? द पोटेंशियल इज ड्रॉप्ड. ठीक है, द पोटेंशियल इज ड्रॉप्ड across wire AB, okay, and the potential drop per unit length across the wire, across the length of the wire, is called as potential gradient. इसको क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, अभी इसी का यूज करके कुछ चीजें हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे, बराबर, कि पोटेंशियोमीटर को हम कहां यूज कर सकते हैं. तो पहला है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल्स. दो सेल का ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए हम उसका यूज करेंगे. कैसे? देखो, ये ऊपर की असेंबली भूल जाओ 2 मिनट के लिए, मैं इसको हटा देता हूं ब्लैक कलर से, है ना. इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए. भूल गए? तो ये क्या है? हमारा पोटेंशियोमीटर वायर. ये क्या है? हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, बराबर है. देखो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके अक्रॉस ईएमएफ लगा है जिसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर. की के है उसको ओपन और क्लोज करने के लिए, और दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस फॉर हैविंग अ पर्टिकुलर ग्रेडियंट ओवर देयर. क्योंकि अगर पूरा का पूरा करंट बहा दोगे तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा, जिससे हमारी नॉर्मल सर्किट जो है वो ब्रेक हो सकती है. तो वो ना हो, एक धीरे धीरे उतरता पोटेंशियल ग्रेडियंट हो, ये हमको चाहिए. अब मैंने क्या किया, अगर आप देख सकते हो, ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो ए पॉइंट है उसको पकड़ के मैंने 2 सेल लगा दिए. देखो, ये एक E1 और दूसरा E2 जिसका ईएमएफ है, और उनको यहां पे लाके रोक दिया, बराबर. फिर मैंने क्या किया, एक 2 वे की लिया, दैट इज K1 और K2, और उसके दूसरे पॉइंट से मैंने गैल्वेनोमीटर लगा के एक बैलेंसिंग लेंथ लगा निकालने की कोशिश करी. अब मान लो जब मैंने यहां पे की बंद कर दिया तो यहां से करंट बहेगा, बराबर, और करंट बहने के वजह से ए और बी के अक्रॉस एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होगा, या नहीं डेवलप होगा? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. समझ में आ गया? अब देखो मैंने क्या किया, सपोज करो पहले कंडीशन में मैंने बस E1 लगाया, E2 नहीं लगाया, E1 लगाया. तो देखो, E1 का पॉजिटिव टर्मिनल और इस बड़े बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने सेम जोड़ दिया, बराबर.
और जो दूसरा टर्मिनल है इसका माइनस वाला, इसको अगर मैंने की K1 क्लोज किया, इसको ओपन रखा, तो यहां से मान लो मुझे लेंथ मिली है L1। लेंथ L1 क्यों मिलेगी मुझे वहां पे? क्योंकि पोटेंशियल ही तो बैलेंस करेगा। नहीं समझा? देखो मैं समझाता हूं। फिर से एक बार ध्यान में लो। 2 मिनट के लिए इमेजिन करो कि ये इतना पोर्शन सर्किट में नहीं है, बराबर। और मैंने क्या कर दिया, ये ईएमएफ जो है वो अभी के जैसा 100 वोल्ट यहां पे लगा दिया। अब 100 वोल्ट है और ए से बी के बीच में लेंथ कितना है? एल इज इक्वल टू सपोज करो 10 मीटर। तो मैं 10 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूं, बराबर। एक्चुअली ईएमएफ मैं 100 नहीं लूंगा, मैं ए बी के अक्रॉस का वोल्टेज जो है मैं वो 100 ले लेता हूं, क्योंकि ईएमएफ तो उससे बड़ा रहता है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होता है ना, उसके वजह से। अब मान लो ये लेंथ 10 मीटर है, तो ये हो गई हमारी 5 मीटर, बराबर है। और उसी तरीके से मैं मान लो ये है आपका 1 मीटर, ये है आपका 2 मीटर, ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर, ये 5 मीटर। सेम मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ, एक यहाँ पे कर लेता हूँ और एक यहाँ पे कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे हो जाएगा 90, यहाँ पे हो जाएगा कितना 80, यहाँ पे हो जाएगा आपका 70, यहाँ पे हो जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 40, 30, 20, 10 और 0, है ना। पोटेंशियल तो कम कम होते जाएगा ना बेटा अक्रॉस द वायर। अब जब मैंने क्या किया, मान लो मैंने अभी क्या किया, इसको अभी ये सर्किट में ला रहा हूं, वो भी सर्किट में मैं पहले मान लो सिर्फ क्या ला रहा हूं, E1 ला रहा हूं, E2 नहीं ला रहा हूं। कैसे ला रहा हूं E1? बाय क्लोजिंग द के K1 एंड रिमेन ओपनिंग द की K2। तो मैंने K1 को यहां पे लगा दिया। तो आप यहां पे देख सकते हो, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट को लगा हुआ है, तो वहां से करंट नहीं बहेगा, वो एक दूसरे को अपोज करेगा। अब यहां से जो है ना, ये जो निगेटिव टर्मिनल है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू मैंने लगा दिया, मान लो ये पॉइंट आपको मिला 80 पे। यानी ये जो 80 वाला है पोटेंशियल डिफरेंस, ये किसको बैलेंस कर रहा है? इसको बैलेंस कर रहा है, E1 को। यानी E1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 20। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो 100 में से 80 निकाल दो तो 20। समझा गया मैंने क्या बोला? बराबर। उसी तरीके से जब मैं की K1 को ओपन रखूंगा, K2 को क्लोज करूंगा, तो E2 आ जाएगा यहां पे। और सपोज करो तब बैलेंसिंग लेंथ जो है तब मिली मुझे यहां पे 70 पे। तो ये वाला ईएमएफ कितने पोटेंशियल को बैलेंस कर रहा है? 70। यानी उसका पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ कितना होगा? 30। क्यों? क्योंकि 100 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 30। सिंपल सी बात है, बराबर। मैं यहां पे क्या बोल रहा था, देखो अगर यहां पे आपको समझ में आ रहा है, सो दिस इज व्हाट योर के, दिस इज व्हाट द पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। दैट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ अक्रॉस द वायर इज कॉल्ड एज व्हाट? पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूं? के से डिनोट करता हूं, बराबर है। देयरफॉर अगर मुझे किसी का भी ईएमएफ निकालना हो या फिर मुझे किसी का भी वोल्टेज निकालना हो, तो वो कितना हो जाएगा? के इंटू एल। यानी आप पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले देख लो कितना है, 10 है, 20 है, कितना है देख लो और मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितने का होगा? 10। क्यों? क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट पर मीटर। यानी पर वोल्ट पे कितने से कम हो रहा है? 10 से कम हो रहा है। तो अगर मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिली यहां पे कितना? 20 मीटर, सॉरी 2 मीटर, है ना, क्योंकि लेंथ कितना है? 10 मीटर, पोटेंशियल कितना है? 100 मीटर। तो ये 1 मीटर हुआ, ये 2 मीटर हुआ। चलो मैं लिख दूं कि यहाँ पे 1 मीटर 2 मीटर, है ना। ये हुआ 1 मीटर, है ना। ये हुआ मेरा 2 मीटर, ये हुआ मेरा 3 मीटर, है ना। ये हुआ मेरा 4 मीटर, ये 5 मीटर, ठीक है। मीटर और वोल्ट साथ ही साथ लेके चल रहा हूं। 6 मीटर, 7, 8, 9, 10। और ये जो था वो क्या था बेटा? हमारा वोल्ट था, है ना। ये क्या था? हमारा वोल्ट। बड़ा बड़ा ही सिंपल है ना। ये कितना है? 100 वोल्ट। तो आप देख सकते हो हर मीटर पे कितना कम हो रहा है? 10। तो 10 क्या हो गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर मान लो मुझे बैलेंसिंग लेंथ इतनी मिली, यानी कितना मीटर का लेंथ मिला? 2 मीटर, तो 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20, बराबर है। मैं यहां पे लिख देता हूं, फ्रॉम फिगर व्हेन K1 is closed, ओके।
balancing length is, say, suppose L1. Okay, and when K2 is closed, separately बेटा, नहीं तो ऐसा नहीं कि K2 लगा है फिर बाद में K1, ऐसा नहीं, separately. And when K2 is closed, balancing length जो है is L2. Okay, then let potential gradient B कितना, K ले रहे हैं हम, ठीक है. Therefore पहले इसके लिए क्या मिला है मुझे, L1, मैं या फिर डायरेक्टली लिख सकता हूं. Therefore E1 upon E2 is equals to KL1 upon KL2, क्योंकि दोनों केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम रहेगा. एंड therefore E1 upon E2 is equals to L1 upon L2. सीधी सी बात है, अगर दो EMF को कंपेयर करना है तो आप क्या करोगे, दोनों EMF को बारी बारी से इस पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस लगाओगे, उसका लेंथ ले लोगे और आपको जो है उसका रेशियो मिल जाएगा या फिर उसका वैल्यू भी मिल जाएगा अगर आपको K पता है तो. एग्जाम में जो है अगर मान लो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है तो कैसे आता है कि भैया पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया गया होता है, फिर आपको पहली बैलेंसिंग लेंथ दी गई होती है, दूसरी बैलेंसिंग लेंथ दी गई होती है और बोलते हैं कि ईएमएफ के बीच का क्या निकालो, रेशियो निकालो. सीधी सी बात है, ईएमएफ इज इक्वल टू के एल वन अपॉन के एल टू, E1 अपॉन E2, तो के तो कैंसिल ही होगा, तो सीधा क्या बचता है, L1 बाई L2. ये बात ध्यान में रखना. फाइन, ओके. उसी तरीके से यहां पे सम एंड डिफरेंस मेथड होता है. सम एंड डिफरेंस मेथड यानी क्या, ये बात कभी भी ध्यान में रखना, जब भी कभी भी आप किसी भी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल किसी भी सेल के निगेटिव टर्मिनल से लगाओ, है ना, ये मान आपका E1 है, ये आपका E2 है. आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्लस जो है ये माइनस को लगा है, ये इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इस केस में जो भी रिजल्टेंट ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होता है, अगर प्लस को माइनस लगाओ तो. लेकिन अगर मान लो आप माइनस को माइनस लगाओ या फिर आप प्लस को प्लस लगाओ, उस केस में जो भी ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल टू माइनस में जाता है. यानी जो भी ईएमएफ होता है दैट इज E1 माइनस E, है ना. सो दिस इज व्हाट यूर E1, दिस इज से सपोज E2, दिस इज E1, दिस इज से सपोज E2, है ना. तो प्लस माइनस अगर जॉइंट एडिशन होगा दोनों ईएमएफ का, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस जॉइंट हो तो सब्सट्रैक्शन होगा. अब यहाँ पे सेम है, आपको यहाँ पे पोटेंशियोमीटर दिया गया है ना, इसको सम एंड डिफरेंस मेथड बोलते हैं. जब देखो आप 1 और 2 और 3 4 लगाते हो तो E1 और E2 असिस्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं. देखो इसका माइनस जो है इसके प्लस को लगा, बराबर, किसका क्या लगा, इसका जो माइनस है इसके प्लस को लगा, तो ये क्या हो गया, असिस्ट. तो जब आप ऐसा रखोगे तो मान लो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो आपका L1 है और K इज व्हाट, द पोटेंशियल ग्रेडियंट. देयरफॉर E1 प्लस E2, यहां पे ऐसा लिख देता हूं, if 1 and 2, okay, and 3 and 4 are connected, okay, then cells E1 and E2 assists each other, है ना, एक दूसरे को क्या करेंगे, वो असिस्ट करेंगे, असिस्ट ईच अदर. ओके, देयरफॉर E1 प्लस E2, है ना, इसके लिए लेंथ मिल रही है सपोज करो आपको L1, सो दैट विल बी व्हाट, K इंटू L1. K क्या रहेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट रहेगा, है ना. और मैं यहां पे लिख दूं, इफ
1 एंड 4 को कनेक्ट करेंगे। अभी हम किसको कनेक्ट करेंगे? 1 एंड 4 को कनेक्ट करेंगे और 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे। तो देखो ये माइनस जो है इसके माइनस को लगेगा, बराबर है। इफ 1 एंड 4 एंड 2 एंड 3 आर कनेक्टेड, okay, then the cells E1 and E2 oppose each other, है ना। सपोज करो उस वक्त जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी है आपका K इंटू एल टू, यानी एल टू बैलेंसिंग लेंथ है, टोटल कितना रहेगा K इंटू एल टू। देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू के कैंसिल हो जाएगा, L1 बाई आ जाएगा आपका L2। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। So this is the two formula that you must remember for the sum and difference method, और ये वाला फॉर्मूला फॉर द कंपैरिजन। यानी कंपैरिजन तो हम दूसरे में भी किए है ना, लेकिन वहां पे सम एंड डिफरेंस मेथड से किए। कभी सेल को प्लस प्लस लगाए और उसका माइनस माइनस अगर ज्वाइन किए तो वो अपोज करेगा, प्लस माइनस को लगाए तो वो क्या करेगा, असिस्ट करेगा। तो दोनों केस में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। बस मैं पानी पी लेता हूं फिर आपको पढ़ाता हूं बेटा, ठीक है, एक सेकेंड। ओके बेटा, अभी जो है हम पोटेंशियोमीटर का यूज करके किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता है ये निकाल सकते हैं। जनरल अरेंजमेंट फॉर दैट इज शोन इन द फिगर, ठीक है। यहां पे हमने एक पोटेंशियोमीटर वायर लगा दिया है और उसी के साथ ही एक ऐसा अरेंजमेंट किया है, राइट। यहां पे हम देख सकते हैं एक सेल जिसका ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस जहां पे उसका R है, ठीक है। वो हम कुछ इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और उसके अक्रॉस एक दूसरा रेजिस्टेंस लेंगे R, बराबर है। दो कंडीशन में यहां पे हम रीडिंग लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो की K2 है इसको ओपन रखेंगे। ओपन रखने से क्या होगा बेटा, ये आर जो है वो सर्किट में नहीं आएगा। कैसे आएगा, ये अगर ओपन है तो करंट इधर से सामने आ ही नहीं पाएगा ना, ये जो है बस यही से सीधा निकल जाएगा, इधर यहां से आ ही नहीं पाएगा। तो जब की के जो है दैट इज जो है वो मान लो अगर आपका ओपन है तो आर सर्किट में नहीं है, तो जो भी बैलेंसिंग लेंथ रहेगी वो किसकी रहेगी, सिर्फ E1 की रहेगी, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं व्हेन K2 इज ओपन, है ना। तो क्या होगा, जो भी हमारा E1 जो है दैट विल बी इज इक्वल टू व्हाट, K इंटू L1 चलेगा, बराबर। अब एक बात ध्यान में ले लो आप, E1 इज इक्वल टू के इंटू L1 है, तो ये E1 जो है इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि दैट इज जो भी करंट जाएगा दैट इज IR प्लस, चलो छोड़ो इसको बाद में लिखेंगे हम, छोड़ दो इसको 2 मिनट के लिए, ठीक है। और मैं यहां पे लिख देता हूं व्हेन K2 इज क्लोज्ड, बराबर है। तो क्या होगा, यहां से करंट जाएगा, बराबर। तो जो भी इसके अक्रॉस ड्रॉप रहेगा वो भी होगा और इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो भी गिरेगा, बराबर है। तो सीधे सी बात है, जब K2 क्लोज जब होगा तो जो भी मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा मुझे, K इंटू सपोज करो आपका L2। सबसे पहले मैंने क्या किया, K2 को ओपन किया, इसका बैलेंसिंग लेंथ लिया। तब इससे करंट नहीं बहता है, क्यों नहीं बहता, क्योंकि ये प्लस और ये प्लस जो है वो लगा दिया है। लेकिन जब मैंने K2 क्लोज किया तो करंट यहां से बहेगा। अब जब यहां इस सर्किट से करंट बहेगा मेरा बच्चा, तो इसके अक्रॉस भी ड्रॉप गिरेगा और इसके अक्रॉस भी ड्रॉप गिरेगा, सिंपल सी बात है, बराबर है। अब ड्रॉप गिरेगा इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, बराबर। तो ये तो छोटा ड्रॉप है, ये तो बड़ा ड्रॉप है, और ये ड्रॉप सेल के अंदर ही आता है, तो बाहर खाली मुझे यही ड्रॉप मिलता है। तो जो भी मुझे यहां पे मिलेगा अभी बैलेंसिंग लेंथ, वो क्या मिलेगा मुझे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस V। V इज इक्वल टू कितना होगा, K इंटू L2, बराबर। सॉरी, एक सेकेंड बच्चा,
ठीक है, अभी क्या होगा, मैं एक नॉर्मल ले लेता हूं कि जो भी मेरा v होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, i इंटू आर, और जो भी मेरा e होता है ना, आपको जो नॉर्मल फॉर्मूले मैंने इसके पहले बताए थे वो कितना होता है, i इंटू स्मॉल आर प्लस आई इंटू वॉट, कैपिटल आर, बराबर। तो बस मैं यहां से e अपॉन वी ले लेता हूं तो आपको यहां पे दिख जाएगा क्या, दैट इज i इंटू स्मॉल आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आई इंटू कैपिटल आर। तो यहां से आई कॉमन निकल जाता है, तो e अपॉन वी मुझे कितना मिलता है बेटा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर मिल जाता है। अब e अपॉन वी का मैं ये भी ले सकता हूं, है ना, यहाँ पे चलो ये E1 और ये E1 ले लूँ मैं, बराबर। इसके पहले का जो है मैं यहाँ पे रेशियो अगर ले लूँ, देयरफॉर मैं ऐसा ले लूँ E1 अपॉन वी दैट इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, है ना, ये 2 से। अब E1 अपॉन वी L1 अपॉन L2 होता है और E1 अपॉन वी ये भी होता है, तो सीधी सी बात है भैया, मुझे जो है ना, मुझे जो है वो क्या मिलेगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू आपको मिलेगा L1 बाई L2। अब यहां से मुझे क्या निकालना है, स्मॉल आर निकालना है, तो मैं ऐसा ले लेता हूं देयरफॉर आर इज इक्वल्स, चलो पहले इक्वेशन ले लेता हूं मैं, तो आर L2 प्लस स्मॉल आर L2 दैट इज इक्वल टू आर इंटू L1, इस आर को उधर लेके जाऊंगा मैं, ठीक है, तो आर L2 इज इक्वल टू क्या है, अगर बाबा आर कॉमन निकाल लेता हूँ L1 माइनस L2 हो जाता है, एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू आपको मिल जाता है क्या, दैट इज कैपिटल आर इंटू L1 माइनस L2 divided by L2. So this is the formula for what, internal resistance of the cell, है ना, सिंपल है। वही दो कंडीशंस लेने हैं और वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालना है, और तो कुछ है नहीं इसमें एज सच, बराबर। सो दिस इज व्हाट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2, फाइन। तो दैट इज द फॉर्मूला। इसको हम थोड़ा ऐसा भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। अभी टेक्स्ट बुक यानी क्या, कुछ नहीं है, बस एक स्टेप थोड़ा सा हेड जाके दी गई है कि मान लो ये L2 को डिवाइड कर लो तो आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा, देयरफॉर R इज इक्वल टू R जैसे का वैसा इन ब्रैकेट L1 बाई L2 माइनस 1, है ना, ये देखो L2 बाई L2 हो जाएगा 1। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर यहाँ पे दिया गया है, देखो मेरिट्स है ना, पोटेंशियो ज़्यादा सेंसिटिव है वोल्ट मीटर से, ठीक है। पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज EMF, है ना, दोनों के लिए यूज होगा। द वोल्ट मीटर ऑलवेज मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट ड्रॉज सम करंट, इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर EMF, यानी पोटेंशियोमीटर से आप EMF गिन सकते हो, वोल्ट मीटर से नहीं। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और EMF इज वेरी एक्यूरेट इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर, स्मॉल वाला भी हम यूज कर सकते हैं लेकिन वोल्ट मीटर में ऐसा नहीं होता। डीमेरिट में एक ही है, पोटेंशियोमीटर बहुत बड़ा होता है और हैंडी नहीं होता, उसको यूज नहीं कर सकते, बाकी वोल्ट मीटर होता है। अब चलेंगे हम गैल्वेनोमीटर। देखो यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर एक टॉपिक है जहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर है, ऑडियो कंट्रोलर है ना, तो उसमें एक ही बात है, जैसे जैसे आप पोटेंशियोमीटर यानी आप स्लाइड करते जाओगे वैसे वैसे आपको पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा, तो जैसा आप स्लाइड करोगे पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा तो आपका आवाज़ उतना रहेगा, और वोल्टेज तो आप डिवाइड कर ही रहे हो, तो दैट एक्ट्स एज अ वोल्टेज डिवाइडर। तो थोड़ा सा उसको एक बार गो थ्रू करो, आपको क्लियर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर करंट सेंसिटिव डिवाइस, छोटा करंट गिनने के लिए भी गैल्वेनोमीटर का यूज होता है, दैट इज इन द रेंज ऑफ मिली एमीटर, ठीक है, सॉरी मिली एम्पियर, बराबर है। देखो सेंसिटिव डिवाइस यूज टू मेजर स्मॉल करंट, बराबर है, और इसको हम वोल्ट मीटर और एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो गैल्वेनोमीटर एज दी एमीटर बाय यूजिंग शंट रेजिस्टेंस, ये आप पढ़ लेना, मैं पूरी प्रोसीजर आपको बता देता हूं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। देखो जब भी हम एमीटर लगाते हैं सर्किट में, बराबर, मान लो ये हमारा एमीटर है, तो आप देख सकते हो सर्किट में हमेशा हम एमीटर लगाते हैं सीरीज विद द रेजिस्टेंस, और वोल्ट मीटर अगर लगाना है तो पैरेलल में लगाते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, कोई भी चीज अगर आप सीरीज में लगाओगे तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम से कम। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो भैया मैक्सिमम करंट तो एमीटर ही खा जाएगा, इसलिए कम से कम एमीटर को क्या लगना चाहिए,
एमीटर का होना चाहिए रेजिस्टेंस। तो किसी भी चीज का हम रेजिस्टेंस कम कैसे करते हैं, उसको सीरीज में लगाते हैं या फिर पैरेलल में लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। उसको नहीं, उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है उसको सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में लगाएंगे? पैरेलल में लगाएंगे। अब ये जो एमीटर है यानी ये पूरा डब्बा है, आप यहाँ पे देख सकते हो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस मैंने एक शंट रेजिस्टेंस लगाया, यानी बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया, जिसके वजह से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इस पूरे डिब्बे का वो क्या हो जाएगा? कम। और इसलिए इट एक्ट एज द एमीटर फॉर मेजरिंग द करंट। अब यहां पे कैसा है देखो, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल सेम। तो नाउ यू कैन सी अगर करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर से IG, तो IG विल बी इज इक्वल टू व्हाट? IS इंटू एस, है ना। और करंट I तो दिया ही हुआ है, I इधर IG गया इधर IS गया, तो IS को मैं I माइनस IG भी लिख सकता हूं, है ना। देयरफॉर IgG इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस। तो देयरफॉर जो भी मेरा शंट रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बेटा? दैट इज G इन ब्रैकेट IG अपॉन I माइनस IG। तो ये शंट रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी गैल्वेनोमीटर जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे वो आप बना सकते हो। इन द सेम वे वोल्ट मीटर, देखो ये जो मैंने स्टेप बताई है वो यहां पे लिख के दी है, इसके एक बार गो थ्रू करना। और इन द सेम वे वोल्ट मीटर कहां पे लगाते हैं हम? रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाते हैं। तो अगर इसका अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो मैक्सिमम करंट इधर से जाएगा, इधर नहीं जाएगा। ऐसा ना हो करके वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हाई, आइडियली इनफाइनाइट, और इसका आइडियली जीरो, जो होता नहीं है। तो यहां पे हम कम से कम करेंगे, यहां पे हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज में वो लगा देंगे, रेजिस्टेंस तो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी वोल्टेज होगा दैट V इज इक्वल टू कितना होगा? IG X प्लस IgG, बराबर। यहां से IG कॉमन निकालेंगे तो V अपॉन IG इज इक्वल टू X प्लस G। तो जो भी आपका x होगा वो कितना होगा? V अपॉन IG, ओके, माइनस G। ये वाला जो क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस है आप लगा दोगे, है ना, सीरीज में किसके? गैल्वेनोमीटर के। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर बन जाएगा। देखो गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस लगाओ तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा इफेक्टिव, तो वो बन जाएगा एमीटर। गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाओ तो वो बन जाएगा वोल्ट मीटर। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, बाकी ये कैसे कन्वर्ट करना ये भी एक बार देख लेना, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से करो, ये आपको बहुत बार पूछा जाता है। गैल्वेनोमीटर एमीटर के क्वेश्चंस थोड़े से एक बार देख लेना बेटा, वो इंपॉर्टेंट है जरा, कि किस तरीके से हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाली चीजें लेते हैं। खैर अगले महीने आपको सीरीज भी आएगी ही जहाँ पे आपको जो PYQ है वो लिए जाएंगे, तो वहाँ पे भी हम और कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने वाले ही है। बट स्टिल आप इतना पहले कर लो, दैट इज वेल इनफ। बस थोड़ा सा आप दो चीजें मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। पहला, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर को एक बार देखो, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर को एक बार देखो, वो हो गया एक। और दूसरा, एमीटर और वोल्ट मीटर के एक दो क्वेश्चंस भी अगर आप छुड़ा लेते हो PYQ, या फिर जो सॉल्व्ड क्वेश्चन दिए आपके टेक्स्ट बुक में वो भी कर लेते हो तो भी वेल इनफ। फाइन, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।